एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल गणेशा एकल विद्यालय में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अपने जीवन को सफल बना रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में एकल के बारे में तमाम जानकारियाँ दी हैं और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो पर्सनली आचार्य के लिए होगा, क्योंकि जो प्रशिक्षण वर्ग में हमें सिखाया जाता है उन्हीं सारी विषयों के बारे में आपको यहाँ पर बताऊँगी। इस बार सभी आचार्यों को 2 किताबें दी गई हैं। एक आचार्य मार्गदर्शिका मिली है और एक खेलो कूदो नाचो गाओ। इन्हीं 2 किताबों के माध्यम से आचार्य को स्वयं भी पढ़ना है और बच्चों को भी पढ़ाना है। इन दोनों किताबों का संपूर्ण अध्ययन मैं करवाऊंगी। और खेलो कूदो नाचो गाओ जो पुस्तक है, इसको जब मैं अपना विद्यालय चलाऊंगी उसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कैसे बच्चों को पढ़ाना है। और इसके बाद में जो आचार्य मार्गदर्शिका है उसे मैं आप सबको बताने का प्रयास करूंगी। और अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। आइए हम लोग जानते हैं आचार्य पुस्तिका के बारे में। जैसा कि मैंने एकल के बारे में पहले ही आप सबको बता दिया, इसकी संरचना क्या है, इसकी भूमिका क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और वर्तमान में एकल की आवश्यकता क्या है। ऐसे तमाम ढेर सारी जानकारियाँ मैंने आपको एकल के बारे में दी है। और आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो आचार्य मार्गदर्शिका में पेज नंबर 4 है और उसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसी पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे आप सबके बीच में। एकल विद्यालय का स्वरूप, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, एकल विद्यालय का स्वरूप। और मैं ये इसलिए आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ क्योंकि लोग, जहाँ तक मुझे लगता है कि अधिकतर लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ा होगा वो भी इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को जान सकेगा। और जब भी उन्हें एकल की कोई भी जानकारी की आवश्यकता होगी तो गणेशा एकल विद्यालय को सर्च करेंगे और वहाँ से हर प्रकार की जानकारी वो प्राप्त कर सके। कुछ इन्हीं उद्देश्यों के साथ मैंने ये कार्य आरंभ किया है। आइए हम लोग चलते हैं अपने विषय की ओर। जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया कि एकल विद्यालय का स्वरूप, इसके अंतर्गत हमें, इसमें ढेर सारे विषय हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे टॉपिक को मैं ले करके आप सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग बोर ना हो और अच्छे से कम समय में वीडियो को देख सके और आराम से समझ सके। तो हम लोग एकल विद्यालय के स्वरूप के अंतर्गत आज ग्राम चयन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और विद्यालय का संचालन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। और इसके पश्चात आचार्य का कैसे चुनाव होता है या आचार्य का काम क्या होता है, इन तमाम जानकारियों को आज हम लोग ग्रहण करने वाले हैं। तो हम लोग बात करते हैं ग्राम चयन प्रक्रिया, अर्थात एकल विद्यालय किस गांव में चलाना है, हम उस गांव को कैसे खोजें, कौन सा वो गांव होना चाहिए जिसमें हमारा एकल विद्यालय चलना चाहिए। तो सबसे पहले हमें गांव का चयन करना होगा, इसीलिए इस हेडिंग का नाम है ग्राम चयन प्रक्रिया। इसमें कुछ पॉइंट दी गई है, वो इस प्रकार से है, मतलब किस प्रकार से हम किस प्रकार के गाँव का चुनाव करना है, हम इन सारी पॉइंटों के माध्यम से जानेंगे। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है निर्बल निर्धन ग्रामीण वनवासी ग्राम। जैसा कि मैंने आप सबको अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जो एकल विद्यालय है वो खासकर गाँवों के लिए और गाँव के लिए भी खासकर वनवासी जातियों के लिए यह विद्यालय चलाया गया है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो हमें एकल विद्यालय के लिए ऐसे गांव का चुनाव करना है जो निर्बल हो, निर्धन हो, जहां के बच्चे स्कूल तक नहीं जा सकते हैं। एकल अपने उद्देश्य के माध्यम से स्कूल को वहां तक पहुंचाए। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि ऐसे गांव का चुनाव करना है जो निर्बल हो, निर्धन हो और वो ग्रामीण मतलब गांव ही होना चाहिए। और खासकर वनवासी समाज को शिक्षित करना एकल का मेन ध्येय है। इसके अलावा दूसरा हमारा जो पॉइंट है, योग्य आचार्य की उपलब्धता उसी ग्राम से होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों ने विद्यालय ग्राम का चयन कर लिया है, ठीक है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आई होप आप सब समझेंगे मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि एकल के वरिष्ठ किसी गांव में गए और गांव की सारी विशेषताओं को देखी, वहां पर शिक्षा की, संस्कार की ज़रूरत है। उन्होंने किसी भी विद्यालय ग्राम को या किसी भी गांव का चुनाव कर लिया। इसके बाद हमें विद्यालय खोलने के लिए समझो स्थान तो मिल गया एकल के लिए, वो गांव तो मिल गया, लेकिन अब वहाँ पे पढ़ाएगा कौन,
ये हमारा एकल का वरिष्ठ नहीं जानता है, वो एकल के गाँववासी मतलब ग्रामवासी ही जानते होंगे कि हमारे गांव में कौन सी बच्ची या बच्चा ऐसा है जो बच्चों को पढ़ा लेगा। तो ग्रामवासियों के सहयोग से ही वहाँ पर आचार्य लगाया जाता है। तो एकल के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राम में जाते हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति को वहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और उन जिम्मेदार व्यक्ति के माध्यम से एक ग्राम समिति का निर्माण करते हैं। पहले एक जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ेंगे जो समाज में जिसका उस गांव में वर्चस्व हो, लोग अच्छे से मतलब उसका व्यवहार कुशल हो और उसे लोग मानते हो, उसकी बातें सुनते हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेगा हमारा संघ प्रमुख या जो भी वरिष्ठ जाएगा विद्यालय ग्राम का चुनाव करने के लिए। फिर उस व्यक्ति के माध्यम से धीरे धीरे उसमें और व्यक्ति को जोड़ेगा और एक ग्राम समिति का निर्माण करेगा। और जब ग्राम समिति की निर्माण हो जाएगी, इसके बाद में उन्हीं ग्राम समिति के माध्यम से आचार्य का चुनाव किया जाता है। एक विकास खंड के सभी पंचायतों से ग्राम का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे एक विकास खंड है और एक विकास खंड में 30 विद्यालय ग्राम का चयन होता है। एक पंचायत में सिर्फ एक विद्यालय ही हो सकता है, अर्थात एक पंचायत ग्राम में एक ही विद्यालय हो सकता है और एक विकास खंड में 30 विद्यालय का चुनाव किया जाता है। और इसमें विद्यालय ग्राम के अतिरिक्त ग्राम समिति के निकटवर्ती 3-4 जो गांव और होते हैं उस पर भी एकल का प्रभाव पड़ता है। वहां के भी बच्चे आ सकते हैं या समिति में वहां के लोग भी जुड़ सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया यहाँ पर होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक पंचायत में सिर्फ और सिर्फ एक विद्यालय होना चाहिए ताकि उस एक विद्यालय से अन्य जो 2-3 या 4 विद्यालय हैं उस विद्यालय ग्राम के माध्यम से जो उसके आसपास के 3-4 और गांव है वो भी उससे प्रभावित रहे। तो ये सारी प्रक्रिया है विद्यालय ग्राम के चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। मैंने बताया निर्बल निर्धन ग्रामीण वनवासी ऐसा गांव होना चाहिए जहां पर लोग निर्बल हो, निर्धन हो, शिक्षा लेने में असमर्थ हो, वहां तक शिक्षा का पहुंचाने का कार्य। फिर वहीं से उसी गांव से एक योग्य आचार्य का चुनाव करना और योग्य आचार्य का चुनाव समिति के द्वारा करना। और एक विकास खंड में 30 विद्यालय ग्राम होते हैं और एक पंचायत में एक विद्यालय होता है। आइए अब हम लोग चलते हैं संचालन की ओर कि आखिर हमने विद्यालय ग्राम खोज लिया, ग्राम समिति बना ली, आचार्य भी हमारे हो गए, अब हम विद्यालय का संचालन कैसे करें। तो एकल विद्यालय गांव की अपनी संस्था होती है। जैसा कि मैंने बताया एकल अपने गांव के विकास के लिए कार्य करता है। एकल एक ऐसा विद्यालय है जो संपूर्ण ग्रामवासियों का विद्यालय है और ग्रामवासी एकल विद्यालय की ग्राम समिति बनाकर इसे संचालित करते हैं। और जो ग्राम समिति बनी होती है उनके द्वारा उस एकल विद्यालय का वहाँ पर संचालन होता है, प्रारंभ होता है। वहीं पर नगरवासी बंधु जो उस गांव के या नगर के जो भाई बहन होते हैं उनका सहयोग होती है, उनकी भूमिका का वहाँ पे निर्वहन होता है, वो लोग भी अपना अपना सहयोग देते हैं। फिर इसके बाद राष्ट्रीय, प्रांतीय, अंचल स्तर का संगठन समय समय पर इसे प्रेरणा, मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण देता रहता है। तो ये हो गया संचालन की प्रक्रिया। संचालन की प्रक्रिया के अंतर्गत 3 पॉइंट आपके आचार्य पुस्तिका में दी गई है। पहला है कि एकल विद्यालय गांव की अपनी संस्था है, ठीक है। फिर ग्रामवासी एकल विद्यालय की ग्राम समिति बनाकर इसे संचालित करते हैं, अर्थात एकल विद्यालय जब चलता है तो उसमें ग्राम समिति का सहयोग होता है, अंचल टीम का सहयोग होता है, आचार्य का उसमें सहयोग होता है। सारे लोग मिल करके उस विद्यालय का संचालन करते हैं। और इसके अलावा जो ग्राम समिति बनाई जाती है, स्नेह संपर्कित परिवार बनाया जाता है, ऐसे तमाम समितियों को जोड़ा जाता है। वो उसी विद्यालय ग्राम के होते हैं या फिर उसके आसपास के गांव के होते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के साथ उसमें राष्ट्र के राष्ट्रीय या प्रांतीय जो भी अंचल स्तर के लोग होते हैं वो भी समय समय पर विद्यालय ग्राम में आते हैं या मासिक अभ्यास वर्ग के द्वारा लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं या प्रवास के माध्यम से गांव में आते हैं और लोगों का उचित मार्गदर्शन समय समय पर करते रहते हैं। तो ये तो हो गया संचालन की प्रक्रिया। फिर हम लोग जानेंगे आचार्य के बारे में।
एकल विद्यालय के प्रत्येक विद्यालय में एक ही आचार्य या आचार्य का कार्य करना होता है। ठीक है, एक विद्यालय जैसे मैंने बताया, एक विकास खंड में 30 विद्यालय होते हैं और एक पंचायत में एक विद्यालय होता है। उसी प्रकार एक ग्राम में एक विद्यालय ग्राम और एक विद्यालय ग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही आचार्य लगाए जाते हैं। फिर आचार्य को उसी गांव का निवासी होना अनिवार्य होता है। और एकल का ये भी एक प्रावधान है, जैसा कि मैंने बताया कि एकल विद्यालय के ग्राम के तहत 2-3 विद्यालय और भी मतलब 2-3 गांव और भी इससे परिचित होते हैं, लेकिन आचार्य उसी गांव का होना चाहिए जिस गांव में विद्यालय हमारा चलेगा। तो उसी विद्यालय ग्राम से आचार्य का चुनाव किया जाता है और आचार्य का चुनाव गांव की समिति के द्वारा की जाती है। जैसा कि मैंने ग्राम चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अभी बताया कि कौन सा बच्चा या बच्ची है जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेगा, वो मतलब उसके अंदर वो योग्यता है आचार्य वाली कि वो बच्चों को स्नेह से प्यार से पढ़ा लेगा। ऐसे व्यक्ति का चुनाव एक ग्रामवासी ही कर सकता है, ना कि कोई हमारे अंचल के टीम का, क्योंकि लोग उन्हें नहीं समझ पाएंगे। तो उस ग्राम समिति के माध्यम से ही एक आचार्य का वहाँ पर चुनाव किया जाता है उस विद्यालय ग्राम से। फिर इसके बाद में आचार्य किसी समिति सदस्य अथवा सेवावर्ती के परिवार का नहीं होना चाहिए, जो कि हमारी पहले ही ग्राम समिति बनी होती है। आचार्य उन समिति सदस्यों में से किसी के भी घर का नहीं होना चाहिए, वो अदर विद्यालय ग्राम के परिवार का होना चाहिए, ना कि उस ग्राम समिति का होना चाहिए। फिर आचार्य किसी समिति सदस्य अथवा सेवावर्ती के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगली पॉइंट है कि आचार्य एक संपर्कित कार्यकर्ता होता है। वह अपनी खेती व्यवस्था घर का कार्य करते हुए सेवा भाव से एकल विद्यालय के लिए समय देता है। जो आचार्य होता है वह अपने काम को करते हुए, अपने व्यवसाय, अपने घर के काम, अपने खेती का कार्य करते हुए वह सेवा भाव एकल में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई उन्हें सैलरी या पैसा नहीं दिया जाता है। मानधन के रूप में अपना भरण पोषण करने के लिए थोड़ा सा उसमें कुछ पैसे दिए जाते हैं। इसलिए जो सेवा भाव होगा, जिसका मैंने पहले ही बताया है कि जिसका दिल बड़ा होगा वो एकल में काम कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो ऐसे आचार्य का चुनाव होता है और वह अपने काम को करते हुए बच्चों को समय देता है और बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। इसके पश्चात चयन के समय आचार्य की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और इसमें जो एज का बाउंडेशन है वो आचार्य की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष के मध्य ही होनी चाहिए। आचार्य जो है वो मृदुभाषी होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, सेवाभावी होना चाहिए, स्वच्छ छवि वाला होना चाहिए, व्यसन मुक्त होना चाहिए, विद्यालय में शारीरिक गतिविधि को संपन्न कराने में सक्षम होना चाहिए। ये कुछ आचार्य की विशेषताएं हैं कि कैसे आचार्य का हमें चयन करना है और विद्यालय कौन सा आचार्य चलाएगा। तो उसमें आचार्य मृदुभाषी होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए ताकि वो बच्चों के परिवार से समय समय पर मिलता रहे, ग्रामवासियों से मिलता रहे, उनसे अपने अपने विचार विमर्श करते रहे। इसलिए आचार्य का मिलनसार होना चाहिए और सेवाभावी होना चाहिए और वो एक सेवा के भाव से संपूर्ण ग्रामवासी और बच्चों का सेवा भाव से उनसे जुड़े रहना चाहिए और वो साफ सुथरा अच्छा दिखने वाला होना चाहिए और व्यसन मुक्त अर्थात कोई भी गलत चीज़ों का सेवन ना करता हो, दारू शराब पान गुटखा इत्यादि कोई बुरी लत उसे ना लगी हो। फिर विद्यालय में वो शारीरिक गतिविधि जो भी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम या और जो शारीरिक गतिविधि होती है, खेल कूद, वो सारे चीज़ों को संपन्न कराने में सक्षम होना चाहिए। ऐसे आचार्य का चुनाव करना होता है। फिर इसमें योग्यता जो बताई गई है आचार्यों के लिए, वो न्यूनतम वो आचार्य जो हो वो 10वीं कक्षा तक पास होना चाहिए या उससे अधिक भी होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 10वीं कक्षा वो पास होना चाहिए। आचार्य को इस कार्य के निमित्त समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें आचार्य को समय समय प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है जो कि अंचल टीम करती है। इसके अलावा आचार्य को मासिक अभ्यास वर्ग में भी जब 24 घंटे का होता है वहाँ भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या कमी हो रही है,
क्या सिलेबस होता है, बच्चों को कैसे चीज़ें पढ़ानी होती है, वो सारी चीज़ों को समय समय पर हमारे अंचल टीम के द्वारा आचार्य को प्रशिक्षित किया जाता रहता है। फिर इसके बाद में आचार्य की नियुक्ति के समय उसका बैंक खाता तथा आधार कार्ड का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी मानधन आचार्य को दिया जाता है वो उसके बैंक खाते में ही जाता है। इसलिए आचार्य की नियुक्ति के लिए उसका बैंक खाता, आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। तो ये कुछ रही एकल के बारे में कुछ जानकारियाँ। आई होप आप सबको अच्छी लगी हूँ, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। और अगर आप सबको लगता है कि मेरे वीडियो में कोई कमी हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूँगी। आगे के वीडियो में आप सबको मैं इसी के आगे के बारे में बताऊँगी। जय श्री राम। थैंक यू।